ना मुझे कोई डायबिटीज है। मेडिकल चेकअप कराती हूँ तो हैरान होते हैं कि एवरीथिंग इज सो नॉर्मल। मेरा टीएमटी हमेशा बिल्कुल 40-50 साल के इंसान के जैसा रहता है। और मैं 80वें साल में चल रही हूँ। कोई बीमारी ना होना मेरे लिए एक वरदान है। कोरोना टाइम में मुझे भी परेशानी हुई तो मुझे भी ब्लड प्रेशर हो गया। अब मुझे भी डायबिटीज की शुगर हाई रहने लगा, ब्लड प्रेशर की डबल डोज खानी पड़ी। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। पर क्योंकि मैंने एंशियंट हीलिंग टेक्निक्स के बारे में सीखा था, एंड यू वोंट इमेजिन, शायद मुझे 1 या 1.5 महीना जरूर लगा। मैं क्योंकि घर में ही रहते थे, बाहर निकलते नहीं थे, क्योंकि मैंने दिन में फिर 3 बार 4 बार जब भी बैठती थी जब परेशान होती थी, सिर्फ अपनी एंशियंट हीलिंग टेक्निक्स को फॉलो करा। And within 1.5 months, I was off every medicine of diabetes and blood pressure. 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कोई स्पाइन की अपनी सर्जरी करानी पड़ी, और उससे रिकवरी में मुझे करीब 1.5 साल लग गया। और उसकी रिकवरी इतनी धीमी चल रही थी कि एक दिन ऐसा आया कि मुझे अपना लैब को बंद करना पड़ा। ऐसा ओके। लगा कि जिंदगी ठहर गई है। अच्छा। एक एक्टिव लाइफ से मैं पलंग पे आ गई। अब मुझे बहुत सीवियर डिप्रेशन हो गया। तब मुझे भी ऐसे लगता था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। मैंने भी पहले सोचा था कि शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर मैंने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। मुझे अपने अंदर से कुछ बदलाव लाना है, अपनी जिंदगी में कुछ बहुत करना बढ़िया। है। बहुत तो बढ़िया। स्वामी विवेकानंद ने मुझे इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मैंने अपने मन में ठाना कि अब मैं कुछ अपने लिए करूंगी। और टर्निंग पॉइंट मेरा लाइफ का आया तब मैंने तो जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई के अलावा और मार्क्स के अलावा, आपको मालूम है मेडिकल साइंस पढ़ना कितना डिफिकल्ट होता है। हमने इन सब चीजों के बारे में ना तो कभी पढ़ा था ना कभी सुना था। हमारे पूरे लाइफ के कैरियर में शायद हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि ये सब जो हम कर रहे हैं उसके क्या फायदे हैं। हमको ना तो कहीं पे भी नहीं पढ़ाया गया। मैं तो चाहती हूँ कुरिकुलम में जरूर कुछ आए ऐसा कि हमको बताया जाए कि हमको हमारे को कैसे लाइफस्टाइल अपना रखना है। हमें तो आपको आपने भी आप भी डॉक्टर, आपने देखा होगा, हमको कुछ नहीं बताया जाता था हमारे लाइफस्टाइल कैसे रहना चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि मुझे ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन करना है। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। आई स्टार्टेड कनेक्टिंग साइंस विद स्पिरिचुअलिटी। अब वो टेक्निक इतनी अच्छी है कि अगर आप किसी भी टाइम अगर आप स्ट्रेस में हो तो इमिडिएटली 4 मिनट में आप बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में ला सकते हैं। क्योंकि मेरी बॉडी की पूरी हीलिंग रात को ही होती है। पुराने इम्यून सेल्स रात को खत्म होते हैं और नए इम्यून सेल्स बनते हैं, जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ती है। जो ये फार्मूला मैडम ने बताया है सोने से पहले का, ये आपकी स्लीप हाइजीन को और बेहतर कर देगा और आपकी नींद बहुत बेहतर होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट अवेलेबल हैं और इनका नाम है डॉक्टर कमलेश खन्ना। डॉक्टर कमलेश खन्ना पेशे से एक पैथोलॉजिस्ट हैं और पिछले तकरीबन 50 वर्षों से मैडम पैथोलॉजी की सर्विसेज दे रही हैं दिल्ली एनसीआर में। मैडम दिल्ली एनसीआर के वो इकलौते पैथोलॉजिस्ट हैं शुरुआती जिन्होंने हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। मैडम ने गंगाराम और दिल्ली में अपना सेटअप भी चलाया। बाद में मैम गुड़गांव आ गए, वहाँ पर भी उन्होंने अपने सेटअप में काम किया। और अभी मैडम संत चंद फूलचंद चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर काम करती हैं और वहाँ पर अपनी पैथोलॉजी की सेवाएं देती हैं। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है समझने की वो ये है, मैडम पैथोलॉजिस्ट हैं तो ये देखती हैं बीमारियां हो क्यों रही हैं, कारण क्या है उनका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैडम की जर्नी को मैडम से ही समझते हैं। तो मैं बुलाना चाहता हूँ मंच पर डॉक्टर कमलेश का। डॉक्टर कमलेश अपनी जर्नी को कृपया बताएं, समझाएं लोगों को, फिर हम आगे इस वार्तालाप में चलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। सर, मैं पैथोलॉजिस्ट की बहुत लंबी मेरी जर्नी रही है। और मैं 80वें साल में चल रही हूँ। बहुत बढ़िया। पिछले 26 साल से मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ फूलचंद जैन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। पार्ट टाइम वहाँ पर काम करती हूँ। और मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल चल रही थी। मैं जिंदगी में जो भी कुछ चाहती थी वो मैं सब कुछ हासिल कर पाई, प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी। बहुत बढ़िया। पर कुछ 2013 में कुछ ऐसा हुआ
कि मुझे कोई स्पाइन की अपनी सर्जरी करानी पड़ी, और उससे रिकवरी में मुझे करीब 1.5 साल लग गया। और उसकी रिकवरी इतनी धीमी चल रही थी कि एक दिन ऐसा आया कि मुझे अपना लैब को बंद करना पड़ा। ऐसा ओके। लगा कि जिंदगी ठहर गई है। अच्छा। एक एक्टिव लाइफ से मैं पलंग पे आ गई। अब मुझे बहुत सीवियर डिप्रेशन हो गया। पर मैं अपने हस्बैंड की शुक्रगुजार हूँ। ही इज ए फिजिशियन, डॉक्टर केवी खन्ना, जिन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया। और एक दिन मेरे को ब्रह्म कुमारी सेंटर लेके गए कि वहां जाके थोड़ा मेडिटेशन सीखा, तो मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। मैंने फिर अपने पर कुछ काम करना शुरू करा। जब मुझे कुछ थोड़ा सा राहत मिली, तो मैंने सोचा कुछ किताबें पढ़ी जाएं। तो सबसे पहले मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी कि उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किल थी और वो कैसे किस लेवल तक पहुंचे, तो मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिली। और मैंने सोचा कि अगर मैंने मन में ठान लिया, तो मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर पाऊंगी। यहाँ पे मैं आपकी वार्ता को थोड़ा सा एक छोटा सा विराम देना चाहूँगा और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आपके जीवन में एक ठहराव आ गया था और उस वक़्त उस दौर में आपने अपनी स्पाइन सर्जरी भी कराई और उस दौरान आप एक छोटे से डिप्रेशन के फेस में भी गए, क्योंकि आप एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं। तो क्या आप इस डिप्रेशन को क्या समझते हैं? क्या ये सही में डिप्रेशन था या सही में एक ऐसा फेज था जिसमें शायद हम ही अपने अंदर कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ मीनिंग्स ढूंढ रहे थे हमारी लाइफ का? वो उस किस तरीके से आप इस डिप्रेशन को डिफाइन कर पाएंगे कि आप उस वक्त कर क्या रहे थे और क्या ऐसा हुआ और क्या ऐसे निर्णय आपने लिए जिसकी वजह से आप इससे बाहर निकल पाए? क्योंकि काफ़ी लोग आजकल इस समाज के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर परेशान हैं और वो अपने आप को ऐसा एकदम से एक ऐसी जगह पर रुका हुआ पाते हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता कई बार उनको जल्दी से नहीं दिखता। और यहाँ पर एक और बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक मेडिको हैं। काफ़ी लोग जो डिप्रेशन में होते हैं उनको कई बार ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है। क्या कभी ऐसे विचार आपके जीवन में भी आए? तो कृपया लोगों का मार्गदर्शन करें। थैंक यू। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। हम्म। तो मैंने सोचा कि जब मैंने ये स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, तो फिर मैंने भी पहले सोचा था कि शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर मैंने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अपने अंदर से कुछ बदलाव लाना है, अपनी जिंदगी में कुछ बहुत करना बढ़िया। है। बहुत तो बढ़िया। स्वामी विवेकानंद ने मुझे इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मैंने अपने मन में ठाना कि अब मैं कुछ अपने लिए करूंगी। और टर्निंग पॉइंट मेरा लाइफ का आया जब मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर ज्वाइन किया। वहां पर मैंने जब मेडिटेशन सीखी तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। एक दिन मेरी वहां पर बहन जो काम करती थी, जो मेरे ऊपर काफी एक्टिवली काम कर रही थी कि मैं डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊं। हम्म। एक दिन जब उन्होंने मेरे आंखों में आंसू देखे, तब उन्होंने कहा, दीदी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप हर मुश्किल का सामना कर पाओगी। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। अगर आप उसमें बैलेंस कर लेती हैं, तो आप मानसिक और शारीरिक दोनों स्वस्थ जीवन जी पाएंगी और आपका जिंदगी ही बदल जाएगी। तो मैंने तो जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई के अलावा और मार्क्स के अलावा, आपको मालूम है मेडिकल साइंस पढ़ना कितना डिफिकल्ट होता है, हमने इन सब चीजों के बारे में ना तो कभी पढ़ा था, ना कभी सुना था। तो मुझे बड़ा समझ ही नहीं आया कि ये क्या बता रही हैं। तो मैंने ये जरूर सुना था कि हमें आपको जिंदगी में जो पूजा पाठ रिचुअल्स, वो सब हम घर में करते थे, पर उनका महत्व नहीं समझ में आया था। बिल्कुल। मैंने सोचा कि इनको पढ़ा जाए कि अगर हमको बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और हमारे धर्म गुरु ने जो बताया है, कुछ तो उसमें जरूर बात होगी। और आज आप देख रहे हैं साइंस वो सारी बातें प्रूव कर रही है जो हमारे वेद और शास्त्रों में लिखी थी। बिल्कुल। मैंने फिर ये सब पढ़ना शुरू करा। जब मैंने 5 तत्वों के बारे में पढ़ा, तो आप हैरान हो गए कि ये कहाँ स्टोर होते हैं, कहाँ कौन से हमारे चक्रास होते हैं, कितनी नाड़ियां होती हैं, और उन चक्रास में कैसे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सपोर्ट करते हैं ये चक्रास, कैसे हमारे पांचों सेंसेस भी इन चक्रास से कंट्रोल होते हैं। तब मुझे समझ में आया कि मुझे ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन करना है। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ,
आई स्टार्टेड कनेक्टिंग साइंस विद स्पिरिचुअलिटी। मैं हर रिचुअल, आप सोचिए एक सिंपल नमस्कार भी आप करते हैं तो उसमें भी एक साइंस छुपी है। तो उसमें मुझे सिर्फ इंटरेस्ट आ गया और मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। ये अपने न्यूरो साइंस मैंने पढ़नी शुरू करी। ये सब चीजें मैं रोज पढ़ती थी और मेरे दिन का कम से कम 3 या 4 घंटे यही सब पढ़ने में लिखने में बिताती हूँ मैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर कमलेश, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई, और वो ये है कि अब आप अपने इस एमबीबीएस एमडी ज्ञान को उसको भी देखती हैं, और जो नया ज्ञान आप सीख रही हैं उसको भी देखती हैं, जो पुराने हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले ही बताया और स्थापित किया, और जो हम अपने घर में प्रैक्टिस भी कर रहे थे। लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे, शायद हमने जब अपने माता पिता से पूछा तो उसका कोई हमें बेहतर जवाब नहीं मिला, और फिर हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया, ये समझकर कि शायद इनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब आप जब उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रही हैं तो आप समझ पा रही हैं कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और कैसे अगर हम अपनी जीवन शैली को बेहतर कर लें और सबको बैलेंस कर ले। जैसा कि मैं भी अपने प्रोग्राम्स में सिखाता हूँ, और मेरा जो मेन प्रोग्राम है उसका नाम ही स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम है, और मेरी कम्युनिटी का नाम स्वस्थियंस है। और हमारी टैगलाइन जो है, जो हम सिखाते हैं लोगों को, वो ये है, द आर्ट ऑफ संतुलन। जीवन में संतुलन बनाएं कैसे। और अब आपने इसके महत्व को समझा कि जब तक हम एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे अपने हर आयाम में, चाहे वो हमारा शारीरिक आयाम हो, चाहे वो हमारा आध्यात्मिक आयाम हो, चाहे वो हमारा करियर का आयाम हो, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल आयाम हो जहाँ पर हम पैसे की बात करते हैं, चाहे वो हमारा दिमागी या बौद्धिक आयाम हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप की, हमारी मित्रता कैसी है, हमारे संबंध कैसे हैं, और हम इस सामाजिक व्यवस्था में कैसे जी रहे हैं, कैसे हम अपना आदान प्रदान कर रहे हैं, जब तक इनको हम बैलेंस करेंगे नहीं अपने जीवन शैली के माध्यम से, तब तक ये उलझने बढ़ती ही जाएंगी, इनको हम ठीक नहीं कर सकते। तो आपने कोट किया यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद की जीवनी जो आपने पढ़ी, उसके अंदर कौन सी एक चीज या कुछ ऐसी लाइनें आपको ऐसी लगी कि जिन्होंने आपको एकदम से एक चार्ज दिया, प्रेरणा दी कि नहीं कमलेश, अब आपको ये करना ही है। कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी कृपया बताएं। सर, स्वामी विवेकानंद आपको मालूम है कितनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में थे। उनके पास पैसे नहीं थे कि बिल्कुल। शिकागो जाके उस सभा में पार्टिसिपेट कर पाए। हम्म। और उनको किसी किंग ने हेल्प करी, कुछ पैसे दिए तो वो वहां गए। और वहां जाके भी उनकी बहुत इंसल्ट हुई, वो हर तरह से ठुकराए गए। हम्म। पर जब उन्होंने ये बोला, एक उनके फर्स्ट सेंटेंस था, प्रिय भाइयों और बहनों। जैसे ही उन्होंने ये बोला, 5 मिनट तक वहां तालियां गूंज रही थी। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो मुझे लगा कि जब ये इतनी कठिनाइयों से वहां पहुंच के और इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। ये थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड मेरे पीरियड जिंदगी का चल रहा है, जहाँ मैं इस परेशानी में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स मेरी आ रही हैं, तो मैं भी बाहर निकल सकती हूँ। तो मैंने अपने जीवन में फिर अपने शरीर पर काम करना शुरू करा। सबसे पहले क्योंकि मुझे डिप्रेशन से मेरी मेमोरी थोड़ी सी, मुझे लगता था, कमजोर हो रही है, तो मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक वर्कशॉप्स अटेंड करी, एनएलपी वेरी गुड। कहते हैं। आई स्टार्टेड कनेक्टिंग एंड एट 2 or 3 places आई वेंट एंड अटेंडेड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स। में ये सिखाया जाता है कि आप अपनी मेमोरी को कैसे, डिफरेंट चीजों को आप मेमोराइज कर सकते हो, एक लंबी लिस्ट को आप याद कर सकते हो। अपने पास जो पास्ट की आपकी नेगेटिव मोमेंट्स हुई हैं लाइफ में, या कोई नेगेटिव विचार थे, उनको कैसे इमिजिएटली आप खत्म कर सकते हो। ये मैंने एलएनपी वर्कशॉप से सीखा। तो दूसरा मैंने काम किया कि मैंने हिप्नोसिस की वर्कशॉप अटेंड करी। बहुत बहुत बढ़िया सर। हिप्नोसिस्ट है मिस्टर साजन गिलानी। मैंने वर्कशॉप 2 या 3 बार अटेंड करी, और उन्होंने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ फियर थे लाइफ में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके मेरे फियर्स दूर कराया। फिर मैंने हिप्नोसिस जब सीखी तो उन्होंने कहा, अगर आप परेशान रहती हैं तो आप सेल्फ हिप्नोसिस करिए, अपने शरीर को, खुद को रिलैक्स करिए। अब वो टेक्निक इतनी अच्छी है कि अगर आप किसी भी टाइम, अगर आप स्ट्रेस में हो, तो इमिजिएटली
4 मिनट में आप सेल्फ हिप्नोसिस करके आप बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स स्टेट में ला सकते हैं। फिर मैंने सर रेकी भी सीखी। रेकी इटसेल्फ इज अ साइंस। कॉस्मिक वाइब्रेशंस लेके अपनी बॉडी को, छोटी मोटी इलनेसेस तो बड़े आराम से उससे ठीक की जा सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरी लाइफ का, जब मैंने स्वर विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू करा। ओके। ये स्वर विज्ञान वो नहीं सारे गामा वाला स्वर, ये सर हम्म। मेरे ब्रीदिंग का स्वर था कि कैसे मैं सांस लेती हूँ। बिल्कुल। हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया था कि सांस गहरी लो और धीमी गति से लो। बिल्कुल। आपने देखा होगा कछुआ जो है वो 3 या 4 सांस 1 मिनट में लेता है बिल्कुल ठीक बात। और कितना साल जीता है, 100-150 साल। तो हमारे पूर्वज भी बताते थे कि लंबी गहरी सांसें लो और लंबा जियो। और आपने देखा होगा कि डॉगी है जो 25 से 30, हो सकता है ज्यादा भी, पेंटिंग करता है और वो उसकी लाइफ कितनी रहती है, 9 से करीब 12 साल तक। बिल्कुल। अगर मैं सांसों पर ध्यान दूं तो मैं अपना जीवन अच्छा स्वस्थ भी बना सकती हूँ और लंबा भी कर सकती हूँ। आज ये साइंस ने इस पर मोहर लगा दी है। तो बिल्कुल। मैंने अपनी सांसों पर फिर काम करना शुरू करा। डीप ब्रीदिंग करी, जो मैं आज तक करती हूँ सुबह और शाम को। रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग जरूर करती हूँ इसी टाइम, क्योंकि हमारा दिमाग जो है एक टाइम पे एक ही चीज कर सकता है। या तो वो नेगेटिव थॉट, ज्यादातर हमारे नेगेटिव होते हैं। अगर मेरा दिमाग या तो नेगेटिव थॉट्स पे चला जाएगा, या अगर मैं कॉन्शियस हो जाऊं और कॉन्शियसली ब्रीथ करूं, डीप ब्रीदिंग करूं, तो मेरा दिमाग मेरे ब्रीदिंग में रहेगा और बॉडी भी रिलैक्स होती है। और आपको मालूम है डीप ब्रीदिंग का तो वेगस नर्व पे स्टिमुलेशन होता है, उसके बिल्कुल। कितने बेनिफिट्स होते हैं, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम बिल्कुल। स्टिमुलेट होता है। आज साइंस सब कुछ प्रूव कर रही है जो हमारे को बताया गया, हमारे वेद शास्त्र में। तो मैं यही आपसे एक और मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप भी एक मेडिकल पर्सनालिटी हैं और आपने आगरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, और आप इतने साल से एलोपैथिक मेडिसिन स्पेशली हिस्टोपैथोलॉजी को प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे करिकुलम में, एमबीबीएस एमडी के करिकुलम में, क्या लाइफस्टाइल के ऊपर कुछ सिखाया जाता है, जोर दिया जाता है कि लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव लाओ, या दवाइयों और दूसरी चीज़ों पे ही जोर दिया जाता है? सर आपने देखा होगा अब तो फिर भी कुछ बदलाव आ रहा है। हमारे पूरे लाइफ के कैरियर में शायद हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि ये सब जो हम कर रहे हैं उसके क्या फायदे हैं। हमको तो कहीं पर भी नहीं पढ़ाया गया। मैं तो चाहती हूँ कुरिकुलम में जरूर कुछ आए ऐसा कि हमको बताया जाए कि हमको हमारे को कैसे लाइफस्टाइल अपना रखना है। हमें तो आपको आपने भी, आप भी डॉक्टर, आपने देखा होगा हमको कुछ नहीं बताया जाता था हमारे लाइफस्टाइल कैसे रहना चाहिए। ये तो अब हम जो अब सुनते हैं, अब जो रिसर्चेस आ रही हैं, अब लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, अच्छा खाना खाओ। पहले कहाँ हमने पढ़ा, कहाँ हमने सुना, जैसा मर्जी हो हम लोग खाते थे। बस एक ही एडवांटेज था कि हम जो भी खाते थे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करते थे, इसीलिए हमारी लाइफ हेल्दी रहती थी। अब बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी भी खत्म हो गई है, तो अपने घरों में बैठे रहते हैं। और रिटायरमेंट के बाद तो आपने देखा है कि एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक हेल्थ। बिल्कुल। चाय भी खुद नहीं बनाते, वो आएगी चाय बनाएंगे तो हम चाय पियेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये सब चीजें तो स्कूल में बच्चों को सिखानी चाहिए और आजकल सिखाई भी जा रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया। बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है अगर ये सब बदलाव, ये सब बातें अगर हमको स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाई जाए, तो शायद जिस दिशा में आज हमारा यूथ जा रहा है वो नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि विदेशों में लोग बाहर से अंदर की ओर जर्नी कर रहे हैं और हम अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो ऋषिकेश है, इट इज नोन एज ए योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस। ऋषि लोग वहां आके हमारे प्राणायाम सीख रहे हैं, चक्र बैलेंसिंग सीख रहे हैं, कुंडलिनी जागरण सीख रहे हैं। और हम उनकी सभ्यता को अपना के हम वेस्टर्नाइज बन रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ, मेरा तो फाइनल ये है कि सजेशंस लोगों का कि अपनी सभ्यता से जुड़े रहें, अपने वेदों शास्त्रों को, गीता को जरूर पढ़ें और अपने लाइफ को थोड़ा चेंज करें और वेस्टर्न सभ्यता से थोड़ा दूर रहें। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, और यहाँ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो यही है कि अपनी चेतना को बढ़ाएं। आप ये तो देखें, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, वो काम क्या आपकी शारीरिक, मानसिक और दूसरी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, कुछ फ़ायदा कर रहा है, आपको हेल्दी बना रहा है?
या आपको वो नुकसान कर रहा है। ये छोटी सी चेतना, ये छोटा सा प्रश्न अगर हम अपने आप से हर बार में पूछें तो इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे रिफ्लेक्शन और हमारे आंसर्स ही अपने आप को बता देते हैं कि हमारा शरीर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि है। इतना बुद्धि पूरे यूनिवर्स में नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर ट्रिलियन ऑफ सेल से बना है और शुरुआत में सिर्फ ये एक सेल ही होता है जो बाद में डिफरेंशिएट होकर दिमाग भी बना देता है, फेफड़े भी बना देता है, किडनी भी बना देता है, हड्डियां भी बना देता है और मांसपेशियां, सब कुछ बना देता है। तो उसके पास जो चेतना है, उसके पास जो बुद्धि है, वो तो इतने सारे लोगों में भी नहीं है। तो हम जो पहले लोग कहते थे कि अपने ऊपर विश्वास करना और अपने शरीर, अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर विश्वास करना, जिसको गट फीलिंग कहते हैं, कि आपकी अपनी इंट्यूशन कैसी है, आपकी बॉडी आपको क्या संकेत दे रही है, उसके आप ऊपर आप कितना केंद्र करते हैं, फोकस करते हैं, उसको कितना बढ़ाते हैं। तो आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने बताया कि आप 50 वर्षों से तकरीबन ये कर रहे हैं, आप पैथोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी उम्र है तकरीबन अभी 80 वर्ष की हो गई है। जी हाँ, मैम हाँ। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कोई बीपी की दवा खाते हैं? सर मैं भगवान की शुक्रिया बहुत बढ़िया। नहीं, मैं थैंक यू, कि मैं कहता हूँ आगे भी आपको जीवन में कभी नहीं खानी पड़े। बस मैं पूछना चाहता हूँ, आपको बीपी, शुगर, मैं ना प्रेशर है, थायराइड? ना मुझे कोई डायबिटीज है, ना मुझे बहुत कोई हार्ट बढ़िया, प्रॉब्लम है। मैं बहुत हर साल बढ़िया। मेडिकल चेकअप कराती हूँ तो हैरान होते हैं कि एवरीथिंग इज सो नॉर्मल। मेरा टीएमटी हमेशा बिल्कुल 40-50 साल के इंसान की जैसा रहता है। मैडम मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई बीमारी ना होना मेरे लिए एक वरदान है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा करो। वरदान इसलिए है क्योंकि आपने इस शरीर को संभाला है और आपको एक अच्छे समय पर ये चेतना आ गई कि अगर मैं इस शरीर को संभालूंगी नहीं तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा। तो जो मेरा अगला सवाल है वो आपसे यही है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, जब आपने बताया कि जिस वक्त आप थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले गए, उससे पहले आपका खाना पीना दिनचर्या कैसी थी? और जब आपको ये चेतना आ गई, जब आपने ब्रह्म कुमारीज भी ज्वाइन किया, वहाँ पे आपने अपने खाने पीने को बदला, मेडिटेशन सीखा, सांस लेने के तरीकों को बदला, तो पहले में और अब में क्या फ़र्क है? क्या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस आपने करे जिनको आप लगातार करती आ रही हैं और जिनका फ़ायदा आपको मिल रहा है? आपने देखा होगा कि लोग 40-50 साल में ही लोगों को बीपी, शुगर या दूसरी बीमारियां हो रही हैं, और आप तो 80 साल पे रहे हैं और आपकी किसी प्रकार की दवाई ना खा रहे। तो बहुत अच्छा है, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपको आगे भी कभी दवा की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप पहले ही इतने सचेत हैं और आप अपने शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर काम करते हैं। तभी आप जब सारे काम उसके लिए वैसे करते हैं जो उसको ज़रूरत है, तो आपको दवा की ज़रूरत पड़ती नहीं। मैं भी लोगों को यही समझाता हूँ कि दवा या कोई दूसरी चीज़ है वो एक बैसाखी है, वो एक सहारा है। जब आप ये समझ लेते हो ये हो क्यों रहा है और उसके कारण को पूरा कर लेते हो, तो फिर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं। तो कृपया उन लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताएं जो आपने किए, ताकि जो लोग हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जो भी इस वीडियो को किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, वो भी अपने जीवन में कुछ तो अभी से स्टार्ट करें कि उनको फ़ायदे मिलने लगे और उनको भी ये चेतना आए दवाइयों से दूर रहा जा सकता है। बिना दवाई के भी हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अपने शरीर की, अपने खाने की, अपने पीने की, अपने रहन सहन की। तभी ये संभव है। बताएं मैम प्लीज़। तो पहले का लाइफ स्टाइल आप सोचिए ऐसे ही था जैसे आजकल लोग जी रहे हैं। मैं भी ऐसे ही रहती थी, 10 घंटे घर से बाहर रहती थी, 2 सेंटर चलाते थे दिल्ली में, गुड़गांव में। बच्चों को देखना, घर देखना बहुत मुश्किल था। मेरे लाइफ भी बहुत स्ट्रेसफुल चल रही थी और शायद मैं अपने ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। बट आई वॉज लकी टू हैव ए पर्सन जिसने मेरे को मेरे खाने पीने में ध्यान रखा। मैं बहुत बाहर का, हम लोग कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते। बाहर का खाना अगर खाओ तो 2 दिन तक पेट खराब रहता है। इसलिए सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि हमने बाहर का किसी रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे। और असली चेतना तो सर, जब मैं बीमार हुई, डिप्रेशन हुई, असली बदलाव तो तब आया। और उससे पहले तो शायद इतना अपने ऊपर नहीं काम करती थी। पर हाँ, अब मेरे को कम से कम 10 साल या 12 साल हो गए। मैं सुबह बहुत, आई एम अर्ली राइजर, मैं 5-6 बजे उठ जाती हूँ। बहुत और बढ़िया, मेरा शुरू होता है मेडिटेशन से। आधा घंटा मैं बहुत मेडिटेशन, बढ़िया। डीप ब्रीदिंग करती हूँ। उसके बाद फिर हम अपना नहाना, पूजा पाठ वो सब करते हैं और फिर दिन दिन की दिनचर्या शुरू होती है।
और दिन में मैं कोशिश करती हूँ 3 या 4 घंटे मेरा कुछ पढ़ने या लिखने में जाता है। और रात को सोने से पहले जो मैंने पढ़ा, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक 20 मिनट्स का एक विंडो पीरियड होता है, उसमें जो पॉजिटिव थॉट्स डाल दो तो पूरा रात वो सबकॉन्शियस माइंड आपका उस पर काम करता है, और जो मैं चाहती हूँ वो मेरा पूरा होता है। तो रात को सोने से पहले तो मैं 4 चीजें करती हूँ। पहले तो डीप ब्रीदिंग, बहुत बढ़िया। 5 मिनट तक जितना हो सकता है। एंड डीप ब्रीदिंग मीन्स की बेली ब्रीदिंग, डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग, ताकि बिल्कुल। छाती ना खुले, आपका पेट खुले। हम्म। और डीप ब्रीदिंग करें, उससे आपका वेगस नर्व, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो समझते हैं कि जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है तो यू आर ऑलवेज इन योर पैरासिम्पैथेटिक मोड। आप वो डाइजेस्ट और रेस्ट के मूड में आ जाते हैं, बजाय इससे कि आप रेस्टलेस मोड में रहें, सिंपैथेटिक मोड में रहें। तो डीप ब्रीदिंग से बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद मैं 5 मिनट लगाती हूँ अपना चक्रा बैलेंसिंग पे। जितने अपने चक्रास हैं उनकी अलग एक साउंड्स हैं, उन पे मैं चक्रा बैलेंसिंग करती हूँ। और उसके बाद मेरा भ्रामरी, भ्रामरी के बिना मैं नहीं सोती। तो अगर आप अच्छी पांच, अभी तो न्यूरो साइंस इतनी डेवलप हो गई है, फंक्शनल एमआरआई ने भी देखा है कि अगर अच्छी भ्रामरी अगर 2 या 3 बार भी आप कर लेते हैं तो आपकी ब्रेन वेव्स में बदलाव आता है। बहुत आराम से आप थीटा स्टेट, अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो भ्रामरी, जैसे ही मैं भ्रामरी करती हूँ इमिजिएटली मुझे नींद आती है, और मैं फिर कम से कम 6 या 7 घंटे डीप स्लीप में सोती हूँ। उससे फ्रेश उठती हूँ, इसीलिए 5 बजे 6 बजे मैं उठ जाती हूँ सुबह। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से अपने मॉर्निंग रिचुअल और इवनिंग रिचुअल्स को एक्सप्लेन किया और बताया। और मैं आपके माध्यम से इस पॉडकास्ट में और लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग आजकल के इस तनाव भरी ज़िंदगी में ये महसूस करते होंगे कि उन्हें एक अच्छी नींद नहीं आती। अगर आप भी ऐसे हैं कि आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, तो ध्यान दें अभी डॉक्टर कमलेश ने क्या बताया आपको। डॉक्टर कमलेश ने आपको एक ऐसी चीज़ बता दी है जो आपकी इस सारी बीमारी की जड़ को ख़त्म कर देगी। अगर कोई आप दवाई भी ले रहे हैं किसी माध्यम से और किसी किसी भी मात्रा के अंदर, तो उसको भी धीरे धीरे आप घटा पाएंगे और बंद भी कर पाएंगे। जो ये फार्मूला मैडम ने बताया है सोने से पहले का, ये आपकी स्लीप हाइजीन को और बेहतर कर देगा और आपकी नींद बहुत बेहतर होगी। आजकल जो जवान लोग हैं वही 7-8 घंटे की अच्छी नींद नहीं ले पाते, और यहाँ पर देखिए डॉक्टर कमलेश 80 वर्ष की होकर 7 घंटे प्लस आराम से सोती हैं। आज भी उन्होंने बताया वो 8 घंटे सोई हैं। इससे क्या पता लगता है, नींद ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे दिन का। अगर आपने अपनी हीलिंग अच्छे से कर ली नींद में, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। काफ़ी लोग इसे नेग्लेक्ट करते हैं, तो कृपया उससे नेग्लेक्ट करना छोड़ें, उसके ऊपर ध्यान दें। नींद बेहतर हुई तो दिन में सारे काम जल्दी कर पाएंगे, इसको कृपया सोचें। एम आई राइट मैम? आपको लगता है कि बिल्कुल ये सही बात है? बिल्कुल ठीक है, फिक्स टाइम पे सोना और फिक्स टाइम पे उठना, क्योंकि मेरी बॉडी की पूरी हीलिंग रात को ही होती है। पुराने इम्यून सेल्स रात को खत्म होते हैं और नए इम्यून सेल्स बनते हैं, जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल। पर आपने देखा होगा कोरोना टाइम में मुझे भी परेशानी हुई, हम लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हुए, फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, कुछ हमने फैमिली लॉसेस भी हुए लाइफ के। तो मुझे भी ब्लड प्रेशर हो गया, और मुझे भी डायबिटीज की शुगर हाई रहने लगा, ब्लड प्रेशर की डबल डोज खानी पड़ी। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। पर क्योंकि मैंने एंशियंट हीलिंग टेक्निक्स के बारे में सीखा था, एंड यू वोंट इमेजिन, शायद मुझे 1 या 1.5 महीना जरूर लगा। मैं क्योंकि घर में ही रहते थे, बाहर निकलते नहीं थे, क्योंकि मैंने दिन में फिर 3 बार 4 बार जब भी बैठती थी, जब परेशान होती थी, सिर्फ अपनी एंशियंट हीलिंग टेक्निक्स को फॉलो करा। And within 1.5 months, I was off every medicine of diabetes and blood pressure. And till now, I'm very healthy with no disease at all. बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। देखिए ये भी आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने की। और ये समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं किसी दूसरे एस्पेक्ट में आपको देता हूँ। अभी कोरोना के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। कोरोना एक समय था कि जब बाहर जाना एकदम से बंद हो गया था। कहने का मतलब हमारी शारीरिक एक्टिविटी जो है वो काफ़ी घट गई थी, और हम एक डर के माहौल में जी रहे थे। जब भी ऐसी स्थिति में हम जीते हैं तो हमारा शरीर के अंदर एंग्जाइटी बढ़ना, बीपी बढ़ना, और क्योंकि हमारा शुगर भी बढ़ना ये काफ़ी लाजमी है, क्योंकि
जो फियर है वो अपने आप में हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन पैदा करता है जिसकी वजह से हमारा शुगर भी बढ़ रहा है, हमारा बीपी भी बढ़ रहा है, हमारा तनाव भी बढ़ रहा है और हमारा हार्ट भी जल्दी जल्दी भागकर काम कर रहा है। और मैडम ने जो बताया उसको आराम से सोचें समझें। क्या हमारे साथ ऐसा जीवन में नहीं हो रहा? हम अपने रिलेशनशिप में इतने उलझे हुए हैं, हम अपने जो हमारा काम काज है उसके अंदर हमें इतना तनाव हो रहा है जिसकी वजह से हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से हम इस चक्कर व्यू में आ जाते हैं और जो हमें करना है उसे हम भूल जाते हैं। और यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन हीलिंग प्रैक्टिसेस को करते हुए मैडम ने घर से ही अपने आप को ठीक कर लिया। तो इससे भी ये प्रमाण मिलता है कि अगर हमारा विश्वास है, अगर हमारा मन है और हमने उसके ऊपर लगातार काम कर लिया, हमने ऐसा डिसीजन लिया। निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप निर्णय लेके काम नहीं करेंगे नहीं होगा। मैडम ने क्या कहा यहाँ पे, अभी जो बताया दिन में 2 बार करती थी, लेकिन कोरोना में अब इन्होंने 3-4 बार करना शुरू कर दिया, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी। जैसे डॉक्टर भी करते हैं, एक दवाई से आराम नहीं आ रहा तो दूसरी दवाई देते हैं, एक बार सुबह भी देते हैं, एक बार शाम को भी देते हैं, ज़रूरत होती है तो दोपहर को भी देते हैं। क्या है ये? तो अपनी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं इनको अच्छे से इस्तेमाल करें। ज़्यादा समस्या है तो ज़्यादा बार इस्तेमाल करें, आप जल्दी अपने तनाव से और अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर कमलेश आपका कि आपने ये जादू भरा मंत्र सबको बताया कि लोगों को कैसे काम करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही में बहुत ऐसे आज नगेट्स दिए हैं लोगों को, जिनको लोग अगर अपने जीवन में अपनाएं तो ना केवल बीमारियों से बल्कि अपने जीवन में जो और तनाव हो रहा है किसी कारण से, उससे भी दूर और बाहर जा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपकी जो मैडम ये 80 साल की जर्नी रही है, 80 साल में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमारे पास आ जाता है ना? तो मैं उससे ये जानना चाहूँगा कि आप जो आपकी उम्र के लोग हैं उनको क्या ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे कि ये काम तो उनको करना ही चाहिए, क्योंकि जब 80 वर्ष पे आप करके स्वस्थ रह सकती हैं तो वो भी रह सकते हैं, वो किसी भी अवस्था में हों, लेकिन ये 3 चीज़ें करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। सर 3 टिप्स मैं जो लोगों को देना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। अगर आप चल सकते हैं तो चलें, बहुत जॉगिंग बढ़िया। करें, वॉकिंग करें, किसी तरह से भी कोई ऐसी एक्टिविटी करें। और मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। ब्रीदिंग टेक्निक्स डिफरेंट हैं, बहुत ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं। और लास्टली तो जो मैंने बताया सर, अपनी संस्कृति से जुड़ें और कोशिश करें अपने आगे वाली पीढ़ियों को भी प्रोत्साहित करें कि हम विदेशी संस्कृति को ना अपनाकर अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और समझें कि क्या लिखा है। और मैं सबको संदेश देना चाहूंगी कि गीता, अगर जब तक एक कोशिश करें कि जब टाइम मिले गीता के कुछ अध्याय जरूर पढ़ें। गीता से हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। तो आपने जो बताया आपकी उम्र के जो लोग हैं तो फिर भी काफ़ी रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं मैम, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। लेकिन आपकी जनरेशन के बाद एक और जनरेशन आती है, वो आपके बच्चों की है, जिसमें शायद हम भी आते हैं। मेरी उम्र के सारे मुझसे भी थोड़े बड़े आपके बच्चे ज़रूर होंगे। और फिर एक जनरेशन आती है जहाँ आपके नाती पोते हैं, आपकी ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। तो इन तीनों को आपने देखा है, तो जो आपकी उम्र के हैं उनके लिए तो आपने बताया, तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ जो आपके बच्चे हैं, हमारे लिए आपके क्या सुझाव हैं कि हमें हमारे लिए 3 चीज़ें क्या हैं, और जो आप अपने पोतों को देख रही हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस को, उनके लिए आपके पास क्या ऐसे सुझाव हैं अपने एक्सपीरियंस से, जिनको वो या उनके पेरेंट्स अपने माध्यम से, अपनी अकल से अपने बच्चों में वो गुण डाल दें तो उनको जीवन में आगे समस्याएं नहीं होंगी। तो कृपया अपने अनुभव से ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, पर आजकल की जनरेशन और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको समझाना बहुत मुश्किल है। वो सब कुछ समझते हैं, सब समझते हैं, जितनी बार भी हम लोग बात करते हैं मैं जरूर कुछ ऐसी चीजें उनको बताती हूँ जिससे उनमें बदलाव आए। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, पर उनके फिक्स आइडियाज हो जाते हैं। एक्चुअली हमारे जो सोशल मीडिया है उसने बहुत बर्बाद कर रखा है।
अगर उनसे बोलें कि प्रोटीन ना खाओ, नॉन वेजिटेरियन ना खाओ, तो वो एक वीडियो भेज देते हैं, देखिए इसको खाने से कितने बेनिफिट मिलते हैं। जिम में अगर हम जाते हैं तो हमको इतना प्रोटीन खाना पड़ता है, 6 अंडे खाने की सलाह दी जाती है। तो उनको समझाना अभी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और अपनी तो हम पूरी ताकत लगाते हैं उनको बताने के लिए कि ये सब चीजें फॉलो करें। तो वो बोलते हैं जब आपके स्टेज में आएंगे तब हम भी कर लेंगे। पर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस जनरेशन को। जब तक सोशल मीडिया जो इतना चल रहा है उससे ये थोड़ा डिस्कनेक्ट ना हो, और तब तक थोड़ा बदलाव लाना मुझे जो लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट। ये सारी बातें हमने आपसे की और आपने बताया कि जीवन शैली कितनी इम्पोर्टेंट है और आपने जो बदलाव लाए उसके बाद आपको भी उससे क्या फ़ायदे हुए। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अब आप अपने उस डिप्रेशन फेज़ को अगर देखती हैं, उस स्थिति को देखती हैं जब आपने ये सोचा कि मुझे उससे बाहर निकलना है, तो अब आप उसको वरदान मानती हैं कि एक ऐसा श्राप मानती हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्यों आया? क्योंकि काफ़ी लोग ये समझते हैं जो हमारे को मुसीबतें मिल रही हैं हमारे जीवन में, हे भगवान हमें क्यों दे दी। तो उसका सही कारण अब आप अच्छे से समझा सकती हैं, उसका सही अर्थ भी समझा सकती हैं, और शुरुआत में आपको कैसा लगा और अब उसी वजह से अब आप उसको कैसे परसीव करती हैं, कृपया ये लोगों को भी समझाएं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब उनके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो वो अपने आप को रुका हुआ सा मानते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे जीवन का कोई अर्थ रह ही नहीं गया है और वो रुक जाते हैं। कृपया उनके लिए इसको डिकोड करें ताकि वो भी अपने जीवन में काम करके आगे निकल पाएँ। थैंक यू। तब मैं तो अपने जीवन में समझती हूँ जो आया वो मेरे लिए एक वरदान था। अगर बिल्कुल। डिप्रेशन में नहीं आती, अगर मैं अपने क्लिनिक को बंद नहीं करती, तो शायद मैं जिस लाइफ से अब गुजर रही हूँ, जैसी जीवन शैली अपना पा रही हूँ, जो कुछ मैं अचीव कर पा रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में, वो शायद मैं नहीं कर पाती। तो मैं उस डिप्रेशन को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। वो मेरे लिए एक वरदान की तरह था। भगवान ने बहुत अच्छा करा, मुझे इस रास्ते पे ले आए। तो और दूसरा, मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया। मैंने अपने एक मेडिटेशन टेक्निक भी बनाई, उसको बहुत मैंने बढ़िया। खुद से सीखा था। अच्छा। हिप्नोसिस में डाली, ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन डाला, और लास्ट में रेकी डाल के मैंने बहुत लोगों को वो मेडिटेशन सिखाई, और फिर उनको बहुत सराहा गया। तो लोगों ने कहा जब आप इतना अच्छा इसका इफेक्ट आता है तो आप अपने एक यूट्यूब चैनल बनाओ ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो मैंने कोरोना टाइम में जब लोग बहुत परेशान थे, तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, हेल्थ एंड हैप्पीनेस के नाम पे। और आजकल उसमें मैं जो भी कुछ डालती हूँ वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन में रहता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर कमलेश। तो सारे दर्शक प्लीज़ ध्यान दें कि मैडम का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और उस पर वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो वो अपने जीवन में वो लिखती हैं और अपने विचारों को प्रकट करके उनके वीडियोस और मेडिटेशन भी बनाती हैं। तो अगर आपको भी कुछ इस प्रकार की मेडिटेशन या कुछ और ऐसे ही चीज़ें जो आपको मैडम कमलेश से जोड़ती हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैडम के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और उसको भी फॉलो करें ताकि आप अपने जीवन को भी ऐसा और सुखमय और आनंदमय बना पाएँ। क्योंकि मैडम उस चेतना के बाद ही ऐसा काम करती हैं जो आपके फ़ायदे का हो। तो कृपया उसे भी जब भी आप फ्री हों तो देखना ना भूलें, आप उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर कमलेश आपका आज हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा आपने बताया समझाया, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मुझे एक बार और जुड़ना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी जो लास्ट में एक चीज़ बताई जिसकी वजह से आपने अपना यूट्यूब चैनल खोला, कि आपने जितनी भी साइंसेस हीलिंग की सीखी अभी उन सबको जोड़ के एक बहुत बढ़िया मेडिटेशन बनाया जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये मेडिटेशन बहुत ही बेहतरीन चीज़ है मैम, चाहे हम इसको, काफ़ी लोगों को तो खुद करना ही नहीं आता। तो और इसके करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब दूसरे से बात करते हैं कि तुम कैसे कर रहे हो, और उनको लगता है कि शायद मैं ठीक से नहीं कर रहा। तो ये भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर मुझे लगता है कि आपको हम दोबारा बुलाएंगे और आपकी उस दिव्य जो आपने ये बनाया है एक मेडिटेशन, उसको ज़रूर सबके सामने और सबके समक्ष पेश करना चाहेंगे अगर आप इजाज़त दें तो हम आपसे एक बार और ज़रूर मिलेंगे और आपसे समय लेकर वो भी आपके और अपने दर्शकों को समझाना और सिखाना चाहेंगे ताकि सब उसका फ़ायदा ले सकें।
थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। मैं बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट रहना चाहूंगी, ताकि मैं समझती हूँ मेरे जाने से पहले मैं लोगों को जो कुछ भी मैंने सीखा है वो शेयर करके जाऊं। क्योंकि मैंने बहुत पहले एक छोटी सी कविता पढ़ी थी, डाई एंड टी। मुझे ऑथर का नाम तो याद नहीं आ रहा। उसमें लिखा था, द रिचेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज सिमेट्री। जहाँ बिल्कुल। अनगिनत लोग दबे पड़े हैं अपने नॉलेज के साथ। और उस बिल्कुल। दिन जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा अब जो मुझे पढ़ना है तो मैं सब कुछ शेयर करके और फिर ये संसार छोड़ के जाना चाहूंगी। तो इसीलिए मैंने जो कुछ पढ़ती हूँ तो मैं अपने लोगों को शेयर करती हूँ। धन्यवाद फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। और आपने इतनी अच्छी पुस्तक पढ़ी, डाई एम्प्टी। इसके नाम में ही इतनी पावर है, या ठीक है, कि अपने दिल में कुछ लेके मत जाओ। ठीक है, ज़्यादातर लोग अपने दिल में कुछ लेकर जाते हैं, और हमारे यहाँ एक कहावत है, हाँ, और ऐसा कहते भी हैं, जिसके मन में काफ़ी सारी इच्छाएं और सब कुछ रह जाती हैं, उसकी आत्मा भटकती रहती है। ये आत्मा भटक क्यों रही है? क्योंकि वो संतुष्ट होके इस सृष्टि से गया ही नहीं। तो जब हम संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट होके जाएंगे तो हम कभी भटकेंगे नहीं, और लोगों को हमेशा गाइड ही करते रहेंगे। तो इससे एकदम से जब आपने ये नाम बोला तो मुझे ये अल्फाज और ये चीज़ें मेरी मेमोरी में आई। तो ये बहुत ज़रूरी है, और आप बहुत ही बढ़िया कर रही हैं, और हम यहाँ पर आपके लिए प्रेयर करेंगे कि आप जितना इन लोगों को, समाज को सर्व कर सकती हैं, क्योंकि आप जैसे एग्जाम्पल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक लिविंग लेजेंड हैं जो ये सबको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ये संभव है। तो आप अपने विचारों को सबके समक्ष ऐसे ही प्रकट करते रहें। हम लोगों को, जो आपके बच्चे समान हैं, हमें आशीर्वाद दें, हमारा भी मार्गदर्शन करें कि हम इस समाज में इन चीज़ों को शेयर करके लोगों को और स्वस्थ और बेहतर बना पाएँ, उनको बता पाएँ कि कैसे वो अपने जीवन को और अपनी जीवन शैली को संभाल कर इस जीवन में एक स्वस्थ जीवन, दवाई रहित सुखमय जीवन जी सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर कमलेश, जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।